हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग उन पदार्थों के उत्पादन के लिए करना जिनका औषधियों के रूप में तथा उद्योगों में प्रयोग किया जा सके, विज्ञान की किस शाखा से संबंध रखते हैं? ऑप्शन नंबर है जीव विज्ञान, बी है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, बी सूक्ष्म विज्ञान, डी है वनस्पति विज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी। जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग उन पदार्थों के उत्पादन के लिए करना जिनका यूज हम मेडिसिन के रूप में कर सकें तथा उद्योगों के रूप में कर सकें, वह विज्ञान की शाखा बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, सन 1919 में बायोटेक्नोलॉजी शब्द पहली बार किसके द्वारा दिया गया? सन 1919 में बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी बुकनर, सी पाश्चर, डी कार्ल इरेकी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कार्ल इरेकी थे, उन्होंने सबसे पहले 1919 में बायोटेक्नोलॉजी वर्ड दिया। अगला प्रश्न है, विश्व में पहली बार पनीर का उत्पादन किस देश में हुआ? विश्व में पहली बार पनीर का उत्पादन किस देश में हुआ? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय महाद्वीप, बी है ग्रीस, सी है चीन, डी अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो पुरातन ग्रीस है वहां पर सबसे पहले पनीर का उत्पादन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, सन 1928 में किस वैज्ञानिक के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई थी? सन 1928 में किस वैज्ञानिक के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई? ऑप्शन नंबर है कार्ल इरेकी, बी पाश्चर, सी विल्मट और साथियों ने, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1928 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उनके द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में चावल का प्रथम जीनोम मानचित्रण पूरा हुआ? चावल का प्रथम जीनोम जो मानचित्रण था वो कब पूरा हुआ? 1997, 2002, 2001, 2004। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2001 में जो चावल का प्रथम जीनोम मानचित्रण था वो पूरा हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, किन दो पादपों का जीनोम मानचित्रण पूरा हुआ है? किन दो पादपों का जीनोम मानचित्रण पूरा हुआ है? गेहूं, चावल, चावल कपास, चावल अरेबिडोसिस, कपास व गन्ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चावल व अरेबिडोप्सिस का जो है जीनोम मानचित्रण पूरा हो चुका है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना की? भारत सरकार ने कब नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए है इसमें 1982, बी है 1986, सी 1993, डी 1995। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1982 में भारत सरकार के द्वारा नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कोशिका एवं अणुजीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सीसीएमबी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए पूना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद में जो है सीसीएमबी यानी कोशिका एवं अणुजीव विज्ञान केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, जनन द्रव्य संरक्षण के लिए द्रव नाइट्रोजन का तापमान होता है? जनन द्रव्य संरक्षण के लिए द्रव नाइट्रोजन का तापमान कितना रखते हैं? ऑप्शन नंबर है -40, बी 72, सी 82, डी -196 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जनन द्रव्य के संरक्षण के लिए हम द्रव नाइट्रोजन का जो अनुपात वो टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस रखते हैं क्रायो टेम्परेचर पे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है कि खनिज तेलों के विघटन के लिए सुपरबग का प्रयोग किया जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम? सुपरबग का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम खनिज तेलों के विघटन के लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर है स्यूडोमोनास प्यूटिडा, बी एग्रो बैक्टीरियम टूमिफेसियंस, सी एग्रो राइजोजेंस, डी है ई कोलाई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए जो है स्यूडोमोनास जो प्यूटिडा है इसको सुपरबग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यानी एक क्लोनी प्रतिरक्षी के उत्पादन की हाइब्रिडोमा तकनीक कब प्रतिपादित हुई या खोज हुई? ऑप्शन नंबर ए 1928, बी 75, सी 82, डी 1993। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1975 1975 में जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन की हाइब्रिडोमा टेक्निक की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम तैयार क्लोन यानी क्लोन्ड शिप कौन थी? डाली, लाली, डॉल्फिन, पॉली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो डॉली थी ये फर्स्ट क्लोनन शिप थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, आईसीजेब ट्रिस्टे जो इटली में है किस संगठन की संस्था है? आईसीजेब ट्रिस्टे इटली में है किस संगठन की संस्था है? IRI, ICR, यूएनओ, एनबीटीबी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 का सी है, यूएनओ की संस्था है आईसीजेब ट्रिस्टे। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन से फंजाई से एंटीबॉडीज का उत्पादन किया था?
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में जो है कौन से फंजाई से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किया था? यीस्ट से, एल्ब्यूगो से, एस्परजिलस या पेनिसिलियम से किया था जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन। अगला प्रश्न है, वह तकनीक जिसमें एक जाति के डीएनए को दूसरी प्रजाति में प्रवेश कराकर पुनर्योजी डीएनए प्राप्त करते हैं कहलाती है। वह टेक्निक जिसमें एक जाति के डीएनए को दूसरी प्रजाति के डीएनए में प्रवेश करवाकर पुनर्योजित डीएनए प्राप्त किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? जैव प्रौद्योगिकी बोलेंगे या जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे, जिसमें क्या करते हैं, एक डीएनए को दूसरी प्रजाति के डीएनए में प्रवेश करवाकर हम पुनर्योजित डीएनए प्राप्त करते हैं। ये प्रोसेस होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, जीन अभियांत्रिकी में शामिल है। एक जीव के जीन का दूसरे जीव के जीन में के साथ संकरण, एक जीव के जीन का दूसरे जीव के जीन के संकरण कराते हैं जीन अभियांत्रिकी में। या फिर ऑप्शन नंबर बी है, विशेष जीन को एक जीव से निकालकर दूसरे जीव में प्रतिस्थापन, या है त्रिडपूर्ण जीन की मरम्मत करना। तो इसके राइट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। जीन अभियांत्रिकी में सभी शामिल हैं। एक जीव के जीन का दूसरे जीव के जीन में हम के साथ संकरण कराएंगे, विशेष जीन को एक जीन से निकालकर दूसरे जीन में प्रतिस्थापन करेंगे, या त्रिडपूर्ण जीन की मरम्मत करेंगे। अगला प्रश्न है, पुनर्योजी डीएनए तकनीक का विकास किसने किया था? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक है इसका विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए पालबर्ग, बी डब्ल्यू आर्बर, सी कैरीमोलिस, डी है आनंद चक्रवर्ती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पालबर्ग थे उन्होंने पुनर्योजी डीएनए तकनीक का विकास किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी का उदाहरण नहीं है? कौन सी जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस है वो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन नंबर रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक से इंसुलिन उत्पादन करना, गन्ने से सिरके का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट से बियर का निर्माण, दूध से दही का निर्माण। जो तीनों नीचे के ऑप्शन है ये जो है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के एग्जाम्पल है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए इसमें है रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक से इंसुलिन का प्रोडक्शन, ये जो है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र किस देश में स्थित हैं? जो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है वो किस देश में है? ऑप्शन नंबर भारत, अमेरिका, बी फ्रांस, जापान, बी सी है भारत व इटली, डी भारत व जापान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत व इटली में जो है जैव प्रौद्योगिकी इंटरनेशनल सेंटर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी भुवनेश्वर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डीएनए फिंगरप्रिंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय डीएनए फिंगरप्रिंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली, इंदौर, मेरठ, पुणे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय डीएनए फिंगरप्रिंट अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस संस्थान द्वारा व्यापक स्तर पर पादप जनक द्रव्य का संग्रह संरक्षण किया जाता है? भारत सरकार के किस संस्थान द्वारा व्यापक स्तर पर पादप जनक द्रव्य का संग्रह एवं संरक्षण किया जाता है? CCMB हैदराबाद, NBPGR नई दिल्ली, NBPTB या IRI नई दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बी है NBPGR। यहाँ पर जो है प्लांट जो जेनेटिक मटेरियल जनन द्रव्य का संग्रह एवं संरक्षण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, वे एंजाइम जो वेक्टर व वांछित डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं कहलाएंगे? वे एंजाइम जो वाहक व वांछित को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं क्या कहलाएंगे? सीमाकारी एंडोन्यूक्लियोज विकर, बी पेप, सी लाइसोजाइम, डी डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियोज विकर होते हैं वो वेक्टर व वांछित डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। अगला प्रश्न है, पालबर्ग ने SB40 नामक वायरस के डीएनए को किस जीवाणु में सफलतापूर्वक स्थापित किया था? पालबर्ग ने SB40 नामक वायरस के डीएनए को किस जीवाणु में सफलतापूर्वक स्थापित किया? बेसिलस, थर्मस एक्वेटिस, स्ट्रोकोकस या ई कोलाई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो पालबर्ग थे उन्होंने ई कोलाई में SB40 नामक वायरस के डीएनए कण को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में प्राकृतिक रूप से सीमाकारी एंडोन्यूक्लियोज विकर पाए जाते हैं?
किसमें प्राकृतिक रूप से सीमाकारी एंडोन्यूक्लियोज विकर पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ई कोलाई, बी थर्मस एक्वेटिस, सी है बैसिलस, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो सभी हैं ई कोलाई, थर्मस एक्वेटिस, बैसिलस, इसमें सभी में रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक उपकरण या अवयव है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक अवयव या उपकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जीन बैंक या जीन पुस्तकालय, ग्राही कोशिका, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, वाहक वाहन एंजाइम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सभी जो हैं वो राइट हैं, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो है जीन पुस्तकालय या जीन बैंक भी आवश्यक है, ग्राही कोशिका या सीमाकारी एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, वाहक या एंजाइम भी आवश्यक अवयव हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है सभी। अगला प्रश्न है किस एंजाइम का कार्य डीएनए टेम्पलेट पर अनुपूरक डीएनए सूत्र के न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करना है? किस एंजाइम का कार्य डीएनए टेम्पलेट पर अनुपूरक डीएनए सूत्र के न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करना है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है डीएनए सूत्र के न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करता है। ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस एंजाइम का कार्य जीवाणु की कोशिका भित्ति को गला देना है? कौन सा जो एंजाइम है जीवाणु की कोशिका भित्ति को गला देता है? लाइसोजाइम, लाइसोगेजेज, क्षारीय फास्फोटेज या डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जो लाइसोजाइम होता है वो सेल कोशिकाल जो होती है कोशिका भित्ति को गला देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है ऐसे डीएनए अणु जो उपयुक्त परपोषी कोशिकाओं में स्वतंत्र प्रतिकृति करते हैं जिनमें वांछित डीएनए खंडों को समाकलित कर सकते हैं कहलाते हैं। ऐसे डीएनए अणु जो उपयुक्त परपोषी कोशिकाओं में स्वतंत्र प्रकृति करते हैं और जिनमें वांछित डीएनए खंडों को समाकलित कर सकते हैं कहलाते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो वेक्टर होते हैं वो होस्ट कोशिकाओं में स्वतंत्र प्रकृति करते हैं और वांछित डीएनए खंडों को समाकलित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है वाहक या वाहकों को चुने। प्लाज्मिड, वायरस, फेज ये सभी जो हैं वाहक या वेक्टर हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है उत्तम वेक्टर के गुण क्या होते हैं? इनका विगलन एवं शोधन सरल होना चाहिए, इनके द्वारा रूपांतरण दक्षम सरल होना चाहिए, इनमें उपयुक्त रिपोर्टर जीन होने चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो उत्तम वेक्टर होते हैं उनमें ये सभी गुण होने चाहिए। अगला प्रश्न है डीएनए क्लोन के लिए सर्वोत्तम प्रपोषी है। डीएनए क्लोन के लिए सर्वोत्तम प्रपोषी कौन है? ई कोलाई, बैसिलस, थर्मस एक्वेटिस कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ई कोलाई होता है डीएनए क्लोन के लिए सर्वोत्तम प्रपोषी है। अगला प्रश्न है उच्च वर्ग के पौधों के लिए उपयुक्त वेक्टर है। उच्च वर्ग के पौधों के लिए उपयुक्त वेक्टर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड, बी एग्रोबैक्टीरियम राइजोजोन्स के आरआई प्लाज्मिड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों। उच्च वर्ग के पौधों के लिए दोनों वेक्टर जो हैं टीआई प्लाज्मिड जो आरआई प्लाज्मिड हैं एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस के दोनों उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न है कृत्रिम रूप से तैयार किए गए वेक्टर जिनमें विभोजी तथा प्लाज्मिड दोनों के गुण उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलेंगे? कास्मिड, फाज्मिड वाहक, प्लाज्मिड वाहक या मिक्स वाहक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृत्रिम रूप से तैयार किए गए वेक्टर जिनमें विभोजी तथा प्लाज्मिड दोनों के गुण होते हैं वो फाज्मिड वाहक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है डीएनए क्लोनिंग के लिए परपोषी के रूप में ई कोलाई जीवाणु का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। डीएनए क्लोनिंग के लिए परपोषी के रूप में ई कोलाई जीवाणु का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें कार्यशील सीमाकारी एंजाइमों का अभाव होता है, पुनर्योजन डीएनए की पुनरावृत्ति में सहायता करता है, आसानी से रूपांतरित हो जाता है, ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। डीएनए क्लोनिंग के लिए हम होस्ट के रूप में ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज सर्वाधिक करते हैं क्योंकि इसमें कार्यशील सीमाकारी एंजाइम का अभाव होता है, यह पुनर्योजन डीएनए की पुनरावृत्ति में सहायता करेगा, या आसानी से रूपांतरित हो जाता है। अगला प्रश्न है जीन लाइब्रेरी को किस अन्य नाम से जानते हैं? जीन बैंक, डीएनए लाइब्रेरी, डीएनए संग्रह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। जीन लाइब्रेरी को इन सभी नामों से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है जीनोम लाइब्रेरी प्राप्त करने की विधि है। ऑप्शन नंबर ए शॉटगन विधि, बी है फ्लेम फोटोमीटर विधि, सी लागनन विधि, डी सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जीनोम लाइब्रेरी प्राप्त करने की जो विधि है वो शॉटगन विधि। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है किस एंजाइम का प्रयोग करके एमआरएनए से सी डीएनए का संश्लेषण करते हैं? किस एंजाइम का प्रयोग करके एमआरएनए से सी डीएनए का संश्लेषण करेंगे? लाइगेजेज, कार्बोक्सिलेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या एंडोलेजेस।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है उसका हम यूज करके mRNA से cDNA का संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। अगला प्रश्न है वांछित डीएनए का प्रकार है cDNA, संश्लेषित डीएनए, जीनोमिक डीएनए या सभी। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसमें cDNA, जीनोमिक डीएनए या संश्लेषित डीएनए ये सभी वांछित डीएनए के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रथम चरण है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रथम चरण क्या है? वांछित जीन की पहचान करना, पुनर्योजन डीएनए का पुनर्निर्माण या पुनर्योजन डीएनए का ग्राही कोशिका में स्थानांतरण या कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रथम चरण है वांछित जीन की पहचान करना। अगला प्रश्न है वाहक यानी डीएनए, वेक्टर ऑफ डीएनए है कौन सा है? cDNA, संश्लेषित डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो प्लाज्मिड होता है वो डीएनए का वाहक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है डीएनए को संकरण के द्वारा पहचानने वाले डीएनए खंड को क्या कहते हैं? डीएनए को संकरण के द्वारा पहचानने वाले डीएनए खंड को क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंट, कास्मेट, प्लाज्मिड या प्रोब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो प्रोब। डीएनए को संकरण के द्वारा पहचानने वाले डीएनए खंड को प्रोब बोलेंगे। ECOR नामक एंजाइम का स्रोत है। ECOR नामक एंजाइम का स्रोत क्या है? पादप, जीवाणु, यीस्ट, पशु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ECOR नामक एंजाइम का स्रोत है वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न है ह्यूमिलिन है। ह्यूमिलिन क्या है? वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, प्रतिजैविक या एंजाइम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमिलिन इंसुलिन है। अगला प्रश्न है जीन में हेरफेर से तात्पर्य है। जीन में हेरफेर से क्या तात्पर्य है? आनुवांशिक पदार्थ को हटाना, आनुवांशिक पदार्थ को जोड़ना, आनुवांशिक पदार्थ को दुरुस्त करना। ये सभी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। जीन में हेरफेर करने से तात्पर्य सभी हैं। जीन आनुवांशिक पदार्थ को हटाना, आनुवांशिक पदार्थ को जोड़ना, आनुवांशिक पदार्थ को दुरुस्त करना। अगला प्रश्न है डीएनए खंडों की पहचान निम्न में से किस प्रकार से करते हैं? डीएनए खंडों की पहचान के निम्न में से किस प्रकार के ब्लॉटिंग के द्वारा की जाएगी? तो डीएनए खंडों की पहचान के लिए हम सावधान ब्लॉटिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है अनुवांशिक रोग में रोगकारी जीन की पहचान कर उसको स्वस्थ जीन द्वारा विस्थापित करने को क्या कहेंगे? इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो। जीन थेरेपी के द्वारा हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो रोगकारी जीन है उनको ट्रांसफर करके उसके स्थान पर स्वस्थ जीन का हम प्रतिस्थापन करते हैं। अगला प्रश्न है प्लाज्मिड जिसमें डीएनए वांछित खंड जुड़ा होता है उसे क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड जिसमें डीएनए वांछित खंड जुड़ा होता है उसे क्या बोलेंगे? सेलेरा प्लाज्म, विजातीय प्लाज्म, काइमेरिक प्लाज्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उसे बोलेंगे काइमेरिक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जिसमें डीएनए वांछित खंड जुड़ा होता है उसे काइमेरिक प्लाज्मिड बोलते हैं। अगला प्रश्न ने 1962 में सीमाकारी एंजाइम की खोज की थी। 1962 में सीमाकारी एंजाइम की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए राइट है। आर्बर के द्वारा 1962 में सीमाकारी एंजाइम की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका में पहुंचाने वाला अणु है। वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका में पहुंचाने वाला अणु कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, वेक्टर। वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका में पहुंचाने वाला अणु वाहक है। अगला प्रश्न है द्विबीजपत्र यानी डाइकोटिलेडोन्स में जीन स्थानांतरण हेतु उपयुक्त प्लाज्मिड है। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा, टीआई प्लाज्मिड। द्विबीजपत्री में जीन स्थानांतरण हेतु हम सामान्यतः टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है कि सावधान ब्लॉटिंग का उपयोग करते हैं। सावधान ब्लॉटिंग का उपयोग हम किस में करते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी करते हैं, RFLP मैपिंग में भी करेंगे, पादप तथा जंतु में पराजीन की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए करते हैं। सावधान प्लॉटिंग का उपयोग करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, RFLP मैपिंग में, पादप या जंतु में पराजीनी की उपस्थिति ज्ञात करने में। ये सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है आरएनए के विश्लेषण के लिए प्रयोग करते हैं। आरएनए के विश्लेषण के लिए हम करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। डीएनए के विश्लेषण के लिए साउदर्न, आरएनए के लिए नॉर्दर्न और प्रोटीन के लिए हम करते हैं पश्चिमी ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इसमें आरएनए के विश्लेषण के लिए करेंगे हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। अगला प्रश्न है प्रोटीन विश्लेषण के लिए कौन सी तकनीक उपयोग है? तो उसके लिए वेस्टर्न यानी पश्चिमी ब्लॉटिंग राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।